हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रेविटेशन यूनिट पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 फिजिक्स का। और इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ डिस्कस किया। और अगर बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आपने पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया। इनकेस अगर आपको फिर से रिवीजन करते समय समस्या आती है देन आप फिर बेझिझक आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैपलर्स थर्ड लॉ के बारे में और एक काउंटर न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स प्रॉपरली बनाइए। ठीक है, तो आज चलते हैं कैपलर्स के थर्ड लॉ की तरफ। ठीक है बच्चों, तो लास्ट वीडियो में मैंने इसकी स्टार्टिंग कर दी थी, आपको याद होगा। तो मैंने बताया था कि वीनस है, जुपिटर है, अर्थ है, मार्स है, या ये सब जितने भी प्लैनेट्स हैं सब क्या करते हैं, सन के अराउंड ऑर्बिटिंग करते हैं, घूमते हैं। जैसा कि आप बहुत क्लियरली समझते हैं इस बात को। लेकिन सबके रिवॉल्यूशन का टाइम अलग है। दैट मीन्स जैसे हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ यानी 365 और कुछ घंटों में एक चक्कर पूरा करता है, वहीं हमारा जो वीनस है या मरकरी है ये 6 महीने या 3 महीने में ही एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेते हैं। मार्स 1.5 या 2 साल में करता है, जुपिटर 12 सालों में करता है। तो ऐसा क्यों वेरिएशन है? सब तो एक ही स्टार के अराउंड घूम रहे हैं, तो ऐसा वेरिएशन क्यों है कि भाई एक 365 दिन में, तो एक 6 महीने में, तो एक 12 साल में चक्कर पूरा कर रहा है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हर प्लैनेट की सन से जो है डिस्टेंस वो अलग अलग है। और इसी के रिगार्डिंग, इसी के रिलेटेड हमारा कैपलर्स थर्ड लॉ है। दैट मीन्स कोई प्लैनेट एक चक्कर करने में कितना समय लेगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, हम जानेंगे कैपलर्स लॉ थर्ड के जरिए। ठीक है, अच्छा, कैपलर्स थर्ड लॉ डिस्कस करने से पहले 1-2 टर्म्स मैं आपको समझा दूं तो जो इसका स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात तो आपने ये जाना कि हमारा प्लैनेट जो होता है या कोई भी प्लैनेट अपने स्टार के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, न कि सर्कुलर पाथ में। ये तो क्लियर हो गया था। और आप देख सकते हैं ऐसे कंडीशन में हर स्टेट में, जैसे इस अवस्था में बात करें, ये हमारा सन है, ये अर्थ है, तो इनके बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे पहुंचे तो दूरी बहुत कम हो गई, यहाँ पहुंचे तो और कम हो गई। यानी आप देख सकते हैं कि डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन एंड अर्थ आर कंटिन्यूअसली वेरिंग। क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। और इसी वजह से ठंडी और ये गर्मी का मौसम आता है। खैर, वो सब बात की बात है। फिलहाल जो हम जानना चाह रहे हैं वो हम जानना चाह रहे हैं एवरेज डिस्टेंस। तो जैसे ये डिस्टेंस है बेटे, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, यानी सारे डिस्टेंसेस को आप क्या कर लीजिए, ऐड करके उसका एवरेज ले लीजिए। एवरेज लेने की प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे 4-5 नंबर का आपको एवरेज लेना है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, आप कह दिया जाए इसका एवरेज लीजिए, तो आपको एवरेज लेना आता है 4 + 5 + 6 + 7/4। सॉल्व कर देंगे तो 4 × 5 = 9, 9 × 6 = 15, 15 और 7 22, 22 का अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 4 जा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज वैल्यू आ गया। सेम प्रोसीजर बेटे इन सारी डिस्टेंसेस का एवरेज ले लेना है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ऑन एन एवरेज अर्थ सन से कितनी दूरी पर है, या कोई भी प्लैनेट अपने स्टार से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो अगर हम जान ले एक बार डिस्टेंस, तो हमें दूसरा एवरेज डिस्टेंस हम लोग जान लिए। अब दूसरा जो टर्म हम जानना है वो जानना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब होता है जैसे यहाँ पे हमारा अर्थ है, इसको यहाँ से घूम के वापस यहाँ आने में जितना समय लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। दैट मीन्स टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड इट्स सन और अराउंड इट्स स्टार इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड। ठीक है, टू कंप्लीट वन रोटेशन, ये याद रखना ये टर्मिनोलॉजी कि एक चक्कर पूरा करने में टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन या वन रिवॉल्यूशन अराउंड स्टार बाय अ प्लैनेट इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड। यानी किस अपने स्टार के अबाउट, स्टार के चारों तरफ
एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, टाइम पीरियड के नाम से बोला जाएगा। अब आप बताइए कि अर्थ का टाइम पीरियड कितना है, जरा सोच के मोमेंटरली वीडियो को पॉज करके सोचिए कि अर्थ का टाइम पीरियड कितना है। 365 दिन, क्योंकि आपको पता है कि है ना, वन रोटेशन 365 दिन में क्या करता है, पूरा करता है। उसके बाद फिर से वही मोशन दोहराता है। अब देखिए कि जनवरी में अगर क्या है, ठंडी है, तो वापस जब जनवरी में हम लोग पहुंचते हैं तो फिर ठंडी का मौसम होता है। कारण ये क्योंकि अर्थ क्या होता है, अपने मोशन को फिर से स्टार्ट, अगर जनवरी से स्टार्टिंग आप लेते हैं, मान लीजिए जनवरी में यहाँ पर था, तो घूम के जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट जनवरी में यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अर्थ का रोटेशन कितने समय में कंप्लीट होता है बेटे, 365 इंटू 1/4 डेज में ऐसा होता है ना, आपने पढ़ा होगा। तो ये दो बातें जान लिए हैं, तो अब हम केपलर्स थर्ड लॉ को समझ सकते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं, ठीक है। तो द टाइम पीरियड, अब आपकी बुक में अलग तरीके से लिखा हो सकता है, बट इट्स ओके। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of revolution of a planet around its star। हमारा स्टार कौन सा है, सन। इज डायरेक्टली proportional to the cube of average distance between star and planet। ठीक है, चलिए। तो अब इसको हम लोग समझते हैं। आपने स्टेटमेंट लिख दिया कॉपी में, स्टेटमेंट क्या कहता है उसको समझते हैं। कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, पहला स्टेटमेंट क्या है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से नोट करते हैं, और स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ distance between planet and star। तो हम लोग R से रिप्रेजेंट या A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लीजिए A से कर देते हैं, ठीक है। A क्या है, लिख लीजिए एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड स्टार, ठीक है। आप इसे हायर क्लास में पढ़ेंगे तो वहां कुछ और डीप में जाके बताते हैं इसके बारे में, बट 9th क्लास में इतना सफिशियंट है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कब, जब हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स, है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ, जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो हमने आपको सेकेंड लॉ के दौरान
जब प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट पहली बार आया था तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जो बच्चे शुरू से देखते आ रहे हैं उनको तो समझ में आ रहा है ये बात, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो पहले की वीडियो को, हर एक वीडियो को देखें ना। क्या होता है कि कॉन्सेप्ट, भाई आप जब क्लास 1 में जाते हैं तो क ख ABCD पढ़ाया जाता है, क्लास 2 में जाते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाया जाता है। तो हर एक वीडियो या हर एक क्लास का क्या होता है, कॉन्सेप्ट बताया जाता है जो आगे इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से हम लोग इन बातों को समझते हुए आज यहाँ पर पहुंचे। तो टी स्क्वायर इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं ए क्यू के इस कांस्टेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बच्चे, तो केपलर्स लॉ आपके तीनों लॉज इस तरीके से रहे। आप क्या कर सकते हैं, खाली इतना जान ले कि हमारा प्लेनेट स्टार से कितनी दूरी पर है और ये कांस्टेंट की वैल्यू जान ले, देन यू कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी या मार्स या कोई भी प्लेनेट एक चक्कर पूरा कराने में कितना समय लेगा, हम इन दो वैल्यूज को जानने के बाद क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं बेटे। अब अगली बात जो हमें जाननी है वो जाननी है कि क्या ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, तो क्या इसके साथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस अप्लाई होते हैं? तो बिल्कुल बेटे एज इट इज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम जानना चाहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ में के बारे में। दैट मीन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगा रहा है, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बी ऑल्सो विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ए। दैट मीन्स बी भी क्या करेगा, ए पर फोर्स लगाएगा। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या ये एग्रीमेंट, मतलब क्या ये जो स्टेटमेंट है ये ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स के, यानी जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके साथ भी लागू होता है या नहीं? तो आंसर है लगता है बेटे। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कैन बी एप्लीकेबल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो आप क्या लिखेंगे बेटे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी एप्लीकेबल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल। ठीक है, लिखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन is applicable to the gravitational force। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो अगर ऑब्जेक्ट ए क्या कर रहा है, बी पर फोर्स लगा रहा है, एफ ए बी, मतलब ए से बी पर लगाया गया फोर्स, तो एफ बी भी क्या करेगा, ए पर लगाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ऑब्जेक्ट अगर ए बी पर लगा रहा है फोर्स, तो बी क्या करेगा, ए पर भी लगाएगा। सेम फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है,
ठीक है, तो इसके लिए कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा। सो इफ ऑब्जेक्ट A is applying gravitational force on B, then object B will also apply the gravitational force on A, ठीक है, both the forces, ठीक है, on A by following Newton's third law of motion। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट ए अगर बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी ए पर भी लगाएगा। वो डज इट मीन कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी ए अगर बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी ए पर भी लगाएगा, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, अब यहां सोचने की बात है बेटे, आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। यहाँ बच्चे सोचने की बात यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है इक्वल तो बी ए पर भी लगा रहा है, तो आपके लिए मैं थोड़ा टास्क दे रहा हूं, आप थोड़ा सोच के रखिए, कल मैं इसका आंसर करूंगा कि अगर ऐसा है तो हम पृथ्वी पर जितना फोर्स लगा रहे हैं तो पृथ्वी हमारे पर भी उतना ही फोर्स लगा रही है। वेरी गुड, अगर ऐसा है तो है, ठीक है, और ऐसा है मतलब ये बात सही है। अब हमें सोचना है कि कैसे सही है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात करें और कि अगर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, अगर उसको हम ऊपर फेंकते हैं तो वो जमीन की तरफ क्यों आता है? सोचने वाली बात है कि जितना फोर्स पृथ्वी उस छोटे से स्टोन पर लगा रही है, स्टोन भी उतना ही फोर्स लगा रही है, तो पृथ्वी क्यों नहीं चली जा रही है उस प्लैनेट के उस स्टोन के पास? क्यों स्टोन को मजबूरन अर्थ के सरफेस पर आना पड़ रहा है? ये सोचने की बात है, आप इसको सोच के रखिएगा। हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसका आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आप सोच के आंसर करके बताइए कि सर इस तरीके से मैंने सोचा और ये अप्रोच होगा, और जो फिर क्या होगा, करेक्शन होगा, वो बताएंगे। बिल्कुल आप गूगल कर सकते हैं, आप अपने बुक्स का यूज कर सकते हैं, या अपने आप दिमाग से भी सोचने की कोशिश करें। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जब आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो आपके मन में नए नए आइडिया आएंगे, और नए आइडिया क्या होती हैं? नए आविष्कार की जननी होती है ना, तो ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ और बातें हम लोग ऐड करेंगे और वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये आप नोट कर लीजिए जो भी आज पढ़ाया गया। तो ठीक है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो बेटे पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, कोई भी समस्या आए तो पूछते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।